गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के न्यू सेशन में, आज के न्यू क्लास में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। कोशिश ये करूँगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को क्लियर कर सकूँ, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके शॉर्टकट, उसके ट्रिक बता सकूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेसिक डिफाइन कर सकूँ और इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं नीट में, उस कनेक्शन को मैं थोड़ा बेस के रूप में, फाउंडेशन के रूप में क्लियर कर सकूँ। और आज का हमारा बेहतरीन सा टॉपिक आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या इसके कंसेप्ट है, सारी चीज़ें आपके फिगर के वे में ये दिख रही हैं। इन्हीं को हम बहुत ही कंसेप्ट प्लस फार्मूला प्लस ट्रिक्स तीनों के वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये सारे वीडियोस, ये सारे टॉपिक्स हमारे नीट क्रैकर के नाम से जा रहे हैं, मतलब नीट स्पेशलिस्ट एक एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि शायद जो बच्चे हमारे इस सेशन को देखें वो गारंटीड नीट में सफलता प्राप्त करें। बस उसी ध्येय को मैं टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ। थैंक यू सो मच। और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? यहीं पे पहला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? चलिए देखिए, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल सा मतलब है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट डेप्थ में समझना है, डिटेल्ड वे में समझना है, सब कुछ सही है? हाँ सही है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट डिटेल में समझना है तो सिंपल सा एक बात समझ लीजिए कि जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होते हैं, मतलब कहने का सेंस ये है कि आपको अगर फ्लक्स की कहानी समझनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके सवाल क्या है, इसके कंसेप्ट को कैसे निखारा जाए, तो एक शब्द, टोटल काउंट ऑफ फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं यहां पर। टोटल काउंट ऑफ फील्ड लाइंस passing through normally, total count of field lines passing through normally a given surface। बस सिंपल। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, सेम एज इट इज, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, चलिए सेम इस चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं। ये हैशटैग नंबर 1 पहली डेफिनेशन। दूसरा आपको बता दे रहा हूँ कि ये भी आप कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing, total number of field lines passing normally throughout the given surface। ठीक है, ये बातें याद रखना। तो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इतना आपके लिए सफिशियंट है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली। बस ये वर्ड कंसेप्ट पे बैठा लेना बेटा। बोर्ड्स के बच्चे हो सकता है थोड़ा शरारत कर सकते हैं, हो सकता है कि बोर्ड्स के बच्चे उतना फोकसली ना सुने, बट नीट के बच्चे हमारे इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट आता है कि फील्ड लाइंस कैसे पास होना चाहिए, ये फील्ड लाइंस क्रॉस कैसे करती है, मतलब किसी सरफेस को फील्ड लाइंस कैसे गुजरती है, मतलब कैसे होके उसको क्रॉस करती है। तो कहने का मतलब है हम वही फील्ड लाइन काउंट करते हैं फ्लक्स में, हम वही फील्ड लाइंस काउंट करते हैं फॉर द फ्लक्स जो कि नॉर्मली गुजर रहा हो। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस में फील्ड लाइंस को नॉर्मली गुजरना पड़ेगा। नॉर्मली मतलब उसके परपेंडिकुलर कितना है, 3 लाइन्स है, मतलब लाइक दिस 3 इज द फ्लक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये हमारे लिए एक एरिया है, एरिया, तो यहाँ पे फ्लक्स कैसे गुजरेगा ताकि हम फ्लक्स कह सकें, तो कुछ ऐसा, एंटर किया बाहर, ये एंटर किया, ये बाहर,
ठीक है, ये एंटर किया, ये बाहर, ऐसे नॉर्मली गुजरना चाहिए। इस गिवन सरफेस के कैसे गुजरना चाहिए बेटा? नॉर्मली। ठीक है, कुछ ऐसा खेल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मैं सिलेंडर ले रहा हूँ, ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर के लिए फ्लक्स कौन सा काउंट करोगे? फॉर एग्जाम्पल इस सिलेंडर के लिए फ्लक्स कौन सा काउंट करोगे? तो वो फ्लक्स ऐसा होगा, ये देखो, ये ऐसे लाइन के थ्रू। ठीक है, ये ऐसा, सेम एज इट इज नॉर्मली। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। मान लो कि हमने कोई ऐसा सरफेस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल एक सरफेस हमने ऐसा ले लिया, ये देखिए सर्कुलर टाइप का, ये ऐसा। ठीक है, ये सरफेस है आपके लिए, ये आपके लिए एक सरफेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फील्ड लाइंस इसके पैरेलल जा रही है कुछ इस तरीके से, पैरेलल, देखो कैसे, ये ऐसे। तो आई होप मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कॉयल है उसी के पैरेलली गुजर रही है, मतलब कहानी कुछ ऐसा है। ये कॉयल ऐसे रखी है, देखिए ये जो कॉयल है सर्कुलर, ये ऐसे रखी है कॉयल, और फील्ड लाइंस ऐसे ही गुजर जा रही है पैरेलली। ये आपके लिए कॉयल है ना, तो इस कॉयल में फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही है, ना कि ऐसे। अगर ये फील्ड लाइंस ऐसे गुजरेगा तो फ्लक्स में काउंट होगा, अगर नॉर्मली फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं तो वो फ्लक्स में काउंट होगा। अगर वो पैरेलली क्रॉस कर जा रही हैं गिवन सरफेस से, मींस द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पैरेलल फॉर अ गिवन सरफेस, सो देयर विल बी, वी कैन से, टोटल फ्लक्स विल बी जीरो। सिंपल। अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं? तो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत छोटा सा आपने क्लास 11th में कंसेप्ट पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट का। आपने बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट, आपने बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट का। आज हम लोग वही डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। तो जो फ्लक्स होता है उसको फाई से एक्सप्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मतलब फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे यही वर्ड मैं बोल रहा था, दिस ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है आपका? ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और दूसरा आपका ये जो ए है, दिस ए इज आवर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, यही चीज मैं आपको पहले ही पढ़ा दिया कि जो फील्ड लाइंस पासिंग होनी चाहिए वो कैसे होना चाहिए? नॉर्मली। फॉर अ गिवन सरफेस द फील्ड लाइन शुड बी पासिंग नॉर्मली। अगर आप बात कर रहे हैं कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, so there will be field lines always and always passing through normally for a given surface, for a given plane। तो यहाँ से हम डॉट प्रोडक्ट का रूल लगा के सवाल को बहुत आराम से उड़ा सकते हैं। और डेफिनेशन सिर्फ इतना ही कहती है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब आपको कुछ बातें थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, ठीक है, हमारे लिए काम की चीज़ें हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी अगर हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से देख लिया जाए। अच्छा, आई होप यहाँ पे शायद ना दिया हो, मे बी, जो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे शायद नहीं होगा। हाँ, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है वो, बल्कि अगले चैप्टर का टॉपिक है पीपीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए हम इसी पे कंटिन्यू करते हैं। हमने सोचा कि शायद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें बेहतरीन एक पीपीटी मिल जाए, बट वो दूसरे हिस्से में अपलोड है तो इसीलिए शो नहीं हुआ। इसके न्यूमेरिकल्स का एक छोटा सा ट्रिक सुन लो, इसके न्यूमेरिकल्स का छोटा सा ट्रिक सुन लो। मान लो कि किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, फॉर एग्जाम्पल -4i प्लस ऑफ 6j, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया। और एरिया वेक्टर मान लो कि एरिया वेक्टर यहाँ पे दे दिया है 5 का मीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 का मीटर स्क्वायर।
तो अब कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें या फिर ऐसे क्वेश्चंस में कैसे दिमाग चलाएं। तो याद रखिएगा, जो एक जनरल अप्रोच, पहले जनरल अप्रोच सुन लो जी। यहाँ पे एक क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में दिया है और एक क्वांटिटी IJK के फॉर्मेट में दिया है। तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में पहला प्रयास आप यही करिए, फर्स्ट ट्राई एफर्ट, फर्स्ट एफर्ट अपना यही लगाइए कि यहाँ पे आप इसके साथ I को एक्सप्रेस कर लो, मतलब जो एरिया वेक्टर आप ले रहे हैं वो 5 ऑफ दी I लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, जो आपका आंसर आएगा दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, जनरल केस बता रहा हूँ, मतलब एक बेसिक समझ। लेकिन अगर यहीं पे मैं कह दूं कि फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू XZ प्लेन, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू XZ प्लेन, XZ यहाँ से पहले Y को इरेज कर दें, XZ प्लेन, XZ प्लेन। तो फॉर द XZ प्लेन अगर मैं बात कर रहा हूँ फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू XZ प्लेन, तो X और Z प्लेन के रिस्पेक्ट में जो हमारा एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी Y एक्सिस, और Y एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है दैट इज J। तो इस केस में आप एरिया वेक्टर को कैसे कंसीडर करेंगे, 5 ऑफ दी J कैप। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि मान लो कोई क्वेश्चन IJK फॉर्मेट में दे दिया कुछ ऐसे में, तो इसमें दो ही केस होते हैं। अगर कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, तो आप सिंपली 5 के साथ I लगा के अपना डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें गलत नहीं होगा। लेकिन मान लो कि किसी क्वेश्चन में अगर बोल ही दिया है कि X और Z प्लेन के परपेंडिकुलर आप फ्लक्स निकालिए, मतलब फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू XZ प्लेन, तो X और Z में कौन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, X और Z प्लेन के लिए कौन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, दैट इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो यही आपका क्या होगा, एरिया वेक्टर। अच्छा, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, मान लीजिए कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख दिया माइनस का I कैप, प्लस का 2J कैप और प्लस का 3K कैप। ठीक, ऐसा है। और एरिया वेक्टर हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 6I प्लस 2J। ठीक है, ऐसा हमने लिया। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक सिंपल फ्लक्स, एक है आपका सिंपल फ्लक्स। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा बिल्कुल क्लियर, E डॉट A से डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट। ये तो दुनिया को पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाले। लेकिन अगर मैं बात करूं कि फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू XY प्लेन, देखो X और Y प्लेन से पासिंग, इसको निकालेंगे, Y और Z से निकालेंगे, Y और Z से निकालेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और Z और X से फाइंड आउट करेंगे, Z और X से फ्लक्स पासिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलो एक तरफ से सॉल्व करते हैं। X और Y प्लेन की बात कर रहा है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू XY प्लेन। तो X और Y प्लेन में कौन यहाँ मौजूद नहीं है, Z नहीं है। X और Y का एरिया वेक्टर कौन होगा, Z। जो मौजूद नहीं है वही एरिया वेक्टर। क्यों, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ही एक्सिस होता है बेटा। x और y एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होता है, z ही होता है, और z का यूनिट डायरेक्शन कौन होता है, k कैप। तो यहाँ तो k कैप है नहीं, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। मतलब जब आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I का I से बन जाएगा, J का J से बन जाएगा, बट K का K से नहीं बनेगा। तो x और y के लिए जो आंसर है हमारा इस क्वेश्चन में, जो x और y के लिए हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, जीरो। x और y के लिए क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे k कैप है ही नहीं, यहाँ पे k कैप है ही नहीं। 5 बराबर जीरो, आप चेक कर लो, डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक करो, है ही नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ जीरो k कैप, तो एरिया वेक्टर है ही नहीं ना। अब yz की बात करते हैं। जब yz की बात करोगे, yz की, तो y और z की मौजूदगी में कौन नहीं है, y और z की मौजूदगी में कौन नहीं है, y और z नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे x एक्सिस नहीं है, और x एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन है, यहाँ पे एरिया वेक्टर कौन है, 6I। तो आंसर देखो कैसे करोगे, 5 बराबर E डॉट A लिखोगे, E डॉट A लिखोगे, E कौन सा लिखो, -I वाला, क्योंकि हम सेम का सेम से डॉट प्रोडक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा। डॉट प्रोडक्ट केवल सेम का सेम से वैलिड होता है, मतलब I का I से, J का J से, K का K से, वही पॉसिबल है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। तो I और इन दोनों का लिखो, E हमने लिख दिया I, और एरिया वेक्टर कौन सा लोगे, एरिया वेक्टर लोगे 6 ऑफ दी I, 6 ऑफ दी I। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का आंसर क्या हो गया, माइनस ऑफ दी 6, माइनस ऑफ दी 6। अब इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, ZX, ZX, तो Z और X है, Z और X का एरिया वेक्टर कौन होगा, Y।
जो जेड एक्स है इसमें कौन मौजूद नहीं है, वाई नहीं है, वही वाई एक्सिस का क्या है, एरिया वेक्टर। वाई एक्सिस हमारा क्या है, एरिया वेक्टर, मतलब क्या लेंगे, जे कैप। हम लोग क्या लेंगे, जे कैप वाला कंपोनेंट। तो आओ जरा जे कैप छाटते हैं यहाँ से। ऊपर लिखोगे 2j और इसका डॉट ले लो किसके साथ, नीचे किससे, 2j से, 2j से। तो 2 2 जा 4, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 4। बस इतने ही कंसेप्ट से आप सवाल को उड़ा सकते हैं, कुछ खास यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो फार्मूला की बात कर लेते हैं, थोड़ा और ओपन वे में फार्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना फाई बराबर ई डॉट ए, अभी हमने पढ़ा ना फाई बराबर ई डॉट ए, इसको और ओपन करिए तो फाई बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ ए एंड द कॉस ऑफ दी थीटा। इसका क्या सीन है, सीन क्या कह रहा है, सीन ये कह रहा है कि मान लो ये एक एरिया वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये एक एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये सीन कह रहा है, सीन। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे पास हो रही है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे पास हो रही है, देखो ये, ठीक है, कुछ ऐसा, आप ध्यान से देखें। तो ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म, और इसका एरिया वेक्टर है जस्ट परपेंडिकुलर, इसका एरिया वेक्टर है जस्ट परपेंडिकुलर। गिवन सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे है, जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, ये देखो, तो ये है हमारा एरिया वेक्टर या ए वेक्टर, जो भी कह दो। और ये जो एंगल है ना, यही थीटा यहाँ पर है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है आपका थीटा, यही है आपका थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इसके छोटे छोटे दो केस बनते हैं। अगर मान लो थीटा 0 है, थीटा हमारा 0 डिग्री है, तो थीटा 0 डिग्री है मतलब फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम, जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड, 5 मैक्सिमम होगा। और 5 मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगा, ई इंटू ए, डायरेक्ट आंसर, ई इंटू ए। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेन रखा है। फाई बराबर ई डॉट ए का मतलब जहां पे थीटा 0 डिग्री है, थीटा के 0 डिग्री का मतलब है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे ये सेंस निकल रहा है कि एरिया वेक्टर जो ए है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों दिखने में तो पैरेलल हैं, लेकिन प्लेन कैसे रखा है, प्लेन परपेंडिकुलर रखा है। देखो प्लेन ऑफ दी जो सरफेस है, जो प्लेन ऑफ दी कॉइल है, या ये यूं कह लो कि जो इसका गिवन सरफेस है, जो गिवन सरफेस है वो कैसे रखा है, वो गिवन सरफेस परपेंडिकुलर रखा है। यहाँ पे बच्चा धोखा खाता है, कैसे, सुनो, हम एक तरफ बोल रहे हैं थीटा 0, यहाँ बच्चा धोखा खाता है, थीटा हम 0 बोल रहे हैं, बट ध्यान से पढ़ो ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर किसी भी गिवन सरफेस के नॉर्मली होता है, माने किसी भी गिवन सरफेस का जो परपेंडिकुलर सरफेस है वो आपका होता है नॉर्मल वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो जब हम कह रहे हैं थीटा 0 डिग्री, जब हम बोल रहे हैं थीटा 0 डिग्री, इसका मतलब है कि सरफेस कैसे रखा है, तो सरफेस विल बी प्लेस, सरफेस शुड बी प्लेस, सरफेस शुड बी प्लेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये केस है। अब इसको थीटा क्या कर दो 90, थीटा क्या कर दो 90, थीटा कर दो 90, तो थीटा 90 का मतलब फ्लक्स क्या हो गया 0। अच्छा ये थीटा लिखना भूल गया, ये थीटा क्या हो गया 90, तो थीटा 90 हो गया तो फ्लक्स हो गया 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जगह है, लेकिन एरिया वेक्टर थोड़ा सा घूम गया है। एरिया वेक्टर ये हो गया, ये देखो ये एरिया वेक्टर ये, अब इस केस में एरिया वेक्टर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब क्या दोगे, यहाँ पे जवाब दोगे कि सरफेस विल बी पैरेलल टू द, सरफेस विल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मक्खी परेशान कर दी, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। देखो फिर,
हे भगवान, क्यों परेशान कर रहे हो भाई मक्खी। अरे मक्खी बैठ जाते हैं ना तो स्क्रीन देखो, ये स्क्रीन काम नहीं करता। कहीं ना कहीं टच हो रहा है कुछ, परेशान कर दी है मक्खी। ठीक है, तो सरफेस क्या होगा, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एरिया वेक्टर से कंपैरिजन करोगे, अगर एरिया वेक्टर से कंपैरिजन करोगे तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। दोनों की कहानी अलग अलग है। आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि सरफेस कैसे रखें, तो सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ऐसे, मेरा हाथ देखो ऐसे रखा है, ये वाला हाल है ऐसे। ठीक है, पिन दिख रही है नहीं बीच में, कैमरे में दिख रहा है ना पिन, ये देखो दिख रहा है। तो हाथ जो हमारा है ऐसे सरफेस रखा है और एरिया वेक्टर ऐसे है नॉर्मल। ठीक है, समझ जाओगे। तो बस कुछ खास इसमें है नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो कहानी बस याद रख लो। मैक्सिमम कब होगा, जब 0 डिग्री है। इसका मतलब ये होता है कि न्यूमेरिकल्स में लिखा होगा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू, और सॉरी एरिया वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे सरफेस कैसे रखते हैं हम, जस्ट परपेंडिकुलर रखते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, इतने से आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। और बहरहाल हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे सवाल की तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड के सवाल हो या फिर नीट के क्वेश्चन हो, इनसे बनने लगेंगे। बस हाँ, हमें समझना होता है कि कंसेप्ट है क्या। यहाँ पे थीटा 180 कर दो, फ्लक्स माइनस हो जाएगा। आप चेक करो, थीटा 180 कर दो। यहाँ पे थीटा क्या करना है आपको, 180 बस। इस फॉर्मूले में थीटा थीटा क्या कर दो 180, तो थीटा 180 करते ही क्या हो जाएगा, अगर आप थीटा को 180 कर देते हैं तो गारंटी है, इसका मतलब ये है कि एरिया वेक्टर अब अपोजिट हो गया। अब एरिया वेक्टर अपोजिट चला गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला गया, ये बना एंगल 180 डिग्री। और फ्लक्स यहाँ पे क्या हो गया, फ्लक्स हमारा दोबारा से नेगेटिव हो गया, ई डॉट ए नेगेटिव। लेकिन इसका एक राज की बात बताता हूँ। यहाँ पे हम ये मानते हैं, यहाँ पे हम ये मानते हैं कि जो एंटरिंग फ्लक्स है, ध्यान से देखना, एंटरिंग, जो एंटर किया, एंटरिंग, जो एंटरिंग फ्लक्स होता है वो गारंटीड है प्लस वाला होता है, प्लस फ्लक्स। जो पॉजिटिव वैल्यू है ना उसको एंटरिंग फ्लक्स कहते हैं। सर कैसे आप कह सकते हैं, आओ बताता हूँ कैसे कह सकते हैं। मान लो कि ये हमने एक सिलेंडर लिया, एक सिलेंडर लिया हमने, ये एक सिलेंडर माना है अपने मन से, ठीक है, एक सिलेंडर हमने माना। जब यहाँ पे फ्लक्स एंटर कर रहा होगा, थोड़ा लॉजिकली देखना, ये ऐसे, जब इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर कर रहा होगा, ये एंटर कर रहा है बेटा, ये देखो एंटर। तो जब ये एंटर कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है क्योंकि एंटर कर रहा है, एंटरिंग। लेकिन एरिया वेक्टर तो इधर का है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं जो एंटरिंग फ्लक्स है, अच्छा एंटरिंग फ्लक्स क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ पे 180 बन रहा है, देखो हम वही समझाना चाह रहे थे। एंटरिंग फ्लक्स क्या हो गया, नेगेटिव। बिल्कुल साफ साफ देखो, जब हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, तो इस सरफेस में आप बहुत ध्यान से देखिए कि जब फ्लक्स एंटर कर रहा है तो एंटर करते समय इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो थीटा कितना बन गया 180। यहाँ पे माइनस बस करना है, ठीक है, ये माइनस करना है। एंटरिंग फ्लक्स क्या होता है, माइनस होता है। ये एंटर करने वाला फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव। और सेम इसी तरह अगर हम इसके इमर्जिंग फ्लक्स की बात करें, निकलने वाले फ्लक्स की, तो जब निकलने वाले फ्लक्स की बात करते हैं, जब फ्लक्स निकल रहा होता है, देखो ये बाहर आ गया, ये फ्लक्स बाहर निकल गया, इमर्जिंग, बाहर आना मतलब इमर्ज करना, इमर्ज। ये एंटर कर रहा है, ये केस कौन सा है, एंटरिंग, एंटर करने वाला फ्लक्स नेगेटिव। अब इमर्ज के केस में क्या होगा, देखो इमर्ज के केस में क्या होगा, जब ये इमर्ज कर रहा है तो एरिया वेक्टर ये है, सिलेंडर का एरिया वेक्टर ये है, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। देखो दोनों पैरेलल हैं, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे और एरिया वेक्टर भी ऐसे, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है कि जो एंटरिंग फ्लक्स होता है, जो एंटरिंग फ्लक्स होता है वो नेगेटिव है और जो इमर्जिंग फ्लक्स है, जो इमर्जिंग फ्लक्स होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बात बस छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा। एक एंटरिंग फ्लक्स, एंटरिंग फ्लक्स क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं।
और इमर्जिंग फ्लक्स क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो दो तीन छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अगर मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करूं, दो ही तीन हमारे छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट हैं कि आई डॉट जे डॉट के क्वेश्चन कैसे लगाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमेशा ये बात याद रखिएगा, if electric field is given in the format of I j k cap, so we can directly find the answer of dot product, पहला केस। फिर दूसरा केस कैसे है? दूसरा केस आपका होगा कि अगर किसी क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल पोर्शन में डायरेक्टली बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू एक्स वाई प्लेन, पासिंग थ्रू वाई जेड प्लेन एंड ऑल्सो जेड एक्स प्लेन, तो ऐसे केस में याद रखना कि अगर एक्स और वाई प्लेन बोल रहा है तो एक्स वाई बोल रहा है, लेंगे कौन सा? जेड लेंगे। अगर हमसे वाई जेड प्लेन बोल रहा है तो वाई और जेड इसने बोला है तो वाई जेड नहीं लेंगे, बल्कि कौन सा लेंगे? एक्स लेंगे। तो ये फ्लक्स का कंसेप्ट है कि जब भी हम परपेंडिकुलर प्लेन की बात करते हैं तो x और y का परपेंडिकुलर होता है z, y और z प्लेन का परपेंडिकुलर होता है x। तो ये हमें समझना होगा। और तीसरा सबसे बेसिक कंसेप्ट जहां पे हमने थीटा के बारे में बात किया, ये दो तीन केस हमने जो थीटा का डिस्कशन किया, ये थीटा का केस बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा, सिर्फ एक स्लाइड, ये छोटी सी एक स्लाइड जहां पे एक पॉइंट याद रखना है। तीन पार्ट में मैंने अपने क्लास को डिवाइड कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है। तो उस तीन पार्ट में कैसे याद रखोगे? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर दोनों पैरेलल है, मतलब थीटा हमारा 0 डिग्री है, तो थीटा 0 का मतलब जेन्युइन, हर एक दुनिया का बच्चा जानता है कि थीटा 0 माने पैरेलल। लेकिन फिजिक्स में ये कंसेप्ट उल्टा खड़ा काम कर देता है, मतलब बेकार चीज है। सब जान रहे हैं, बोर्ड में यही बच्चा गलती करता है। मैंने कई बार बोला है, मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों को बार बार मैं कहता हूं, लिख के दे रहा हूं, लिटरली कह रहा हूं, गलत वो करेगा। क्यों? क्योंकि 90% बच्चा थीटा का मतलब 0 और इसका मतलब पैरेलल समझता है। अब क्वेश्चन तुम्हारे साथ गच्चा कर जाएगा, क्वेश्चन तुम्हारे साथ खेल जाएगा। क्या खेल जाएगा? बेटा पढ़ो तो, सरफेस जब परपेंडिकुलर रखोगे, सरफेस शुड बी पैरेलल, सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस वी कैन से थीटा इज 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल। तब ये जवाब दोगे। देखो साफ साफ मैंने नोट करके लिखा है, तो ये बहुत ही समझना जरूरी है। थीटा 0 का मतलब दुनिया कहेगी पैरेलल, लेकिन हम मानेंगे परपेंडिकुलर। काहे का परपेंडिकुलर? सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाद दूसरा केस, अगर थीटा 90 है तो दुनिया थीटा 90 का मतलब क्या समझती है? परपेंडिकुलर। हम क्या समझेंगे? पैरेलल। देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, सरफेस ऑफ द गिवन प्लेन, या फिर सरफेस ऑफ द प्लेन, जो भी कह लो, सरफेस कह लो, प्लेन कह लो, गिवन एरिया कह लो, जो भी कह लो, तो ये कैसा होगा? पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल। एक पॉइंट याद रख लो, यहाँ पे केस ऐसा है, हमारे हाथ के जैसा, ये ऐसे रखा है, और अपोजिट कर देंगे तो थीटा 180 अपोजिट फेस से, और यहाँ पे हमने एंटरिंग और इमर्जिंग का कंसेप्ट देख लिया। तो बस आई होप इतना छोटा सा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का याद रखिएगा। यूनिट वगैरह तो आपको सेल्फ कवर करना है, क्योंकि लेवल हमारा थोड़ा सा अपर है, तो अब यूनिट की चीज़ें मैं नहीं बात करूंगा, ये बेसिक आप कवर कर सकते हैं। नीट में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप बताइए फ्लक्स का यूनिट क्या है, आज तक नहीं पूछेगा। सवाल पूछेगा, कंसेप्ट पूछेगा, हमारा दोनों काम हो चुका है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास पर हम लोग मिलेंगे पॉइंट चार्ज फार्मूला। आज के लिए बस इतना है।